Hello friends, welcome to BPSC Bihar. In this video, we are going to discuss the science questions asked in BPSC TRE exam. ऑलरेडी हमने साइंस के 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन क्वेश्चन से है। इस वीडियो में हम क्लास 9th और 10th के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था और नेक्स्ट एक और सिटिंग में क्लास 11th और 12th के लिए जो एग्ज़ाम्स हुए थे, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स अलग अलग सब्जेक्ट वाइज थे, उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर टोटल क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस जीएस के थे, जनरल स्टडीज़ के। उन जनरल स्टडीज़ में से अबाउट 6 to 8 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम साइंस। तो हम उन साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई के 9th 10th और 11th 12th क्लास के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसके टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। So let us go ahead and discuss it. There are about 16 questions, 8 in each. First हम डिस्कस करेंगे 9वीं 10वीं के लिए जो स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं। Which of the following photoelectric devices is the most suitable for digital applications? Question is asking digital applications. उसके लिए सबसे suitable photoelectric डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन ए है फोटोवोल्टाइक सेल, बी है फोटो एमिसिव सेल, सी है फोटो डायोड, ई मोर देन वन ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फोटोवोल्टाइक सेल्स। फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होते हैं यूजुअली जो हमारी सोलर एनर्जी जैसे जनरेट होती है, सोलर पैनल्स वगैरह, उन सब में फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं। और डिजिटल कम्युनिकेशन में, डिजिटल एप्लीकेशन में बहुत इस्तेमाल आते हैं। यूजुअली सैटेलाइट्स के अंदर इन्हीं सेल्स को फिट किया जाता है ताकि स्पेस में वो सूरज की रोशनी से बिजली बना सके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ द इफेक्ट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लाइट। लाइट का इस्तेमाल करके बिजली बनाने की क्षमता को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इफ़ेक्ट है फोटोवोल्टाइक सेल्स शोकेस करती हैं, उनमें ये पाया जाता है। और इसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन सैटेलाइट्स में होती है, जिसके थ्रू हम डिजिटल कम्युनिकेशन और दूसरे डिजिटल एप्लीकेशंस में उसका फर्दर इस्तेमाल देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द क्रिटिकल मास ऑफ फिशनेबल मटीरियल इज़। तो ये फिशनेबल मटीरियल या फिसाइल मटीरियल की बात हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ठीक है, यूरेनियम 239, प्लूटोनियम 235, ये सारे आइसोटोप्स ऑफ फिसाइल मटेरियल की बात हो रही है। तो उनका क्रिटिकल मास न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एक टर्म है। इससे क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सो ऑप्शन ए सेज 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट, ऑप्शन बी सेज मिनिमम मास नीडेड फॉर चेन रिएक्शन, ऑप्शन सी सेज the rest mass equivalent to 10 to the power 10 joule, D more than one of the above, and E none of the above. Now as you can see over here कि ये क्रिटिकल मास पूछ रहे हैं। तो क्रिटिकल मास वो होता है ना कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल जिसकी ज़रूरत होगी फिशनेबल मटेरियल की, फिसाइल मटेरियल की, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूरेनियम 235 की मिनिमम वो क्वांटिटी जिसकी ज़रूरत हो जिससे कि एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाए। सेल्फ सस्टेनिंग याद रखिएगा, मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन क्रिएट हो कि वो अपने आप को आगे कंटिन्यू करता चले, ख़त्म ना हो। न्यूक्लियर एनर्जी इसी चीज़ पे बेस्ड होती है, उसकी जनरेशन ऐसी बेस्ड होती है कि जो रिएक्शन शुरू हुई है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो, एक के बाद दूसरी रिएक्शन खुद ही ट्रिगर हो जाए, ठीक है। सो द क्रिटिकल मास इज़ दैट टर्म इस विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्रिटिकल मास वो शब्द है जिससे हम एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और वो मिनिमम मास जिससे कि सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन क्रिएट हो सके। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ओवर हियर, ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर द यूज टू फोर्स द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब हम ये तो हमने काफ़ी देखा होगा अपने घरों में भी, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू मैंगोज़ एंड अदर फ्रूट्स, जब वो पक नहीं रहे होते हैं तो उनके अंदर कुछ केमिकल्स डाला जाता है
जब when we get the fruits itself they are ripened forcefully using these chemicals. Option A है ethane, B ethylene, C methylene, D more than one of the above, E none of the above. एंड द करेक्ट आंसर इज़ इथाइलिन डाला जाता है. इथाइलिन डालने से एक्चुअली जब हम वो पढ़ते हैं ना कि हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, तो उसमें ग्रोथ इनहिबिटर्स के तौर पे हमें इथाइलिन पढ़ने को मिलता है. सो इथाइलिन जो है वो राइपनिंग को फास्ट कर देता है फ्रूट की, और ये ऊपर से ऐड किया जाता है आफ्टर द फ्रूट्स आर प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड ट्रीज. फिर उनको जहाँ स्टोर करते हैं वहाँ पे उनको जल्दी से पकाने के लिए इथाइलिन डाला जाता है. Let's go ahead. This question says, which one of the following has 0 octane number? A isooctane, B neooctane, C n-octane, and then D and E follows more than one, and none of the above. तो ऑक्टेन नंबर पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है. ठीक है, ये रिजल्ट ये है इसका रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूल, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल. ठीक है, तो कोई भी ईंधन या फ्यूल कितना अच्छे से बर्न होता है, ठीक है, वो अपने आप को ख़त्म करने से पहले, खुद डिटोनेट होने से पहले कितना ज़्यादा कंप्रेशन झेल सकता है इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर. द बेटर, द हायर द कैपेसिटी ऑफ इट टू बर्न बेटर, द हायर इज़ द ऑक्टेन नंबर. तो आजकल जब प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है हमारे आसपास, तो ये जो ट्रैफिक है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का. रीज़न ये है कि जो ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट में, उसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि ईंधन जलने के बाद काफ़ी ज़्यादा अनबर्नड फ्यूल एयर में मिक्स हो जाता है. तो कोशिश की जाती है कि ऐसा फ्यूल क्यों ना बनाएं जो पूरा का पूरा बर्न हो जाए. Higher the octane number, better is the fuel. And what does this octane number indicate? Octane number बताता है कि किसी भी फ्यूल के बर्न होने की कैपेसिटी, एज इन वो फ्यूल्स जो बहुत अच्छे से बर्न होते हैं, बहुत जल्दी से बर्न होते हैं, कंप्लीटली बर्न होते हैं, जिनका कंप्लीट कंबशन हो जाता है, दे आर द वंस विद द हायर ऑक्टेन नंबर. तो हायर ऑक्टेन complete combustion. Now the companies and governments are researching for introducing such fuel and such fuel compatible engines. जब हम बासल वो नॉर्म्स पढ़ते हैं ना, BS नॉर्म्स पढ़ते हैं, BS5, BS6, कि किस किस्म के इंजन आजकल के व्हीकल्स के अंदर डाले जा रहे हैं. इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस कि वो कैसे फ्यूल्स के साथ कंप्लाई कर पाएंगे, कौन सी फ्यूल्स उनके अंदर हम डाल सकते हैं ताकि बेटर कंबशन हो उन फ्यूल्स का. हमें जो भी एनर्जी चाहिए हमारे व्हीकल्स को चलाने के लिए, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डिराइव करने वाला इंजन बनना चाहिए. और जो फ्यूल्स होते हैं उनको ग्रेड किया जाता है ऑक्टेन नंबर के बेसिस पे, ताकि पोल्यूशन कम हो सके. जितना ज़्यादा बर्न होगा, कंप्लीट कंबशन होगा फ्यूल का, जितने सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन्स होंगे, उतना बेटर कंबशन होगा. कॉम्प्लेक्स वाले में दिक्कत होती है उनको बर्न होने में. सो इन ऑप्शंस के अंदर हम देख सकते हैं कि जो आइसोऑक्टेन है, ये तो कह सकते हैं ये बेस्ट है. इसका ऑक्टेन नंबर सबसे ऊपर है और ये सबसे बढ़िया कंबशन करता है और लीस्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स रिलीज करता है. तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि दे आर आस्किंग 0 ऑक्टेन नंबर. और ऑक्टेन नंबर का रिलेशनशिप ऐसे है कि हायर द ऑक्टेन नंबर, बेटर द फ्यूल क्वालिटी. ठीक है, हायर द बेटर, एंड द लोअर द ऑक्टेन नंबर, पैथेटिक इज़ द क्वालिटी. वो बहुत गंदा फ्यूल है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स रिलीज़ करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे पोल्यूटेंट्स को रिलीज़ करेगा. तो 0 ऑक्टेन नंबर वाला जो होता है ना, वो एन हेप्टेन होता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इनमें. तो ना नियो ऑक्टेन है ना एन ऑक्टेन है, इसलिए इसका जवाब होगा ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि एन हेप्टेन है और वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. आगे बढ़ते हैं. दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी. द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज, ये काफ़ी क्लीशेड क्वेश्चन, इस एरिया से काफ़ी सवाल पहले भी पूछ चुके हैं कि एप्पल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है कि एप्पल का जो फ्रूट है, जो एडिबल पार्ट है, वो कैसे बना है, वो थैलेमस से डेवलप हुआ है. वैसे ही यहाँ पे लीचीज़ के रिस्पेक्ट में पूछा है
ऑप्शन ए एरिल, बी थैलेमस, सी सीड कोट, डी मोर देन वन एंड ई नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है एरिल। ये सीड का वो हिस्सा होता है जो कि सीड कोट का कह सकते हैं मॉडिफाइड आउटर लेयर है। ये सीड कोट की जो आउटर लेयर है उसकी एक मॉडिफिकेशन होती है एरिल, और उस एरिल से डेवलप होता है लीची। सो इफ़ यू वुड बी स्टडिंग द ल्यूसेंट फॉर साइंस और द एनसीईआरटीज, you would have read about it. Next question. The physical process involved in the release of molecular oxygen from leaves. तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं उस प्रोसेस के अंदर हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ कर रही हैं, वो ऑब्जॉर्ब कर रही हैं, एंड देन दे आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड देन रिलीजिंग इट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वो रिलीज़ करती हैं वो कौन सा प्रोसेस था? ऑप्शन ए दिया हुआ है डिफ्यूजन, बी दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन, सी ऑस्मोसिस, एंड डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। नाउ बिकॉज दिस इज ऑक्सीजन गैस, सो ऑस्मोसिस तो नहीं हो सकता बिकॉज ये लिक्विड के अंदर होता है। जब लिक्विड का ट्रांसफ़र हो रहा हो किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, वो नहीं हो सकता। ट्रांसपिरेशन में भी क्या होता है कि वाटर वेपर जो है वो रिलीज़ होगी, वाटर गैशियस फॉर्म में रिलीज़ होता है प्लांट्स के द्वारा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिफ्यूजन, विच इज़ द ट्रांसफर ऑफ gases and oxygen here is gas from a higher concentration to a lower concentration. हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? प्लांट के अंदर है, और एटमॉस्फेयर में क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन की। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में ये होता है कि कोई भी गैस हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली अपने प्लेस से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का जो रिलीज़ होता है लीव से वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड ए जीनोम वॉकिंग, बी क्रोमोसोम वॉकिंग, सी जीन मैपिंग, डी मोर देन वन एंड ई नन ऑफ द अबव। ना ये ऑप्शंस ही काफ़ी बचकाने से हैं। जीनोम वॉकिंग, क्रोमोसोम वॉकिंग जैसी कुछ प्रोसेस होती नहीं है, जीन मैपिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो जीन का स्ट्रक्चर, जो पूरा का पूरा जीनोम है, उसके सारे सीक्वेंस को, जीन सीक्वेंस को डिस्प्ले किया जाता है। पहले उनको स्टडी किया जाता है, फिर उसको कंप्यूटराइज प्रोग्राम्स के थ्रू उसको डिस्प्ले करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। और जीनोम को सीक्वेंस करना, पूरे के पूरे जीन को, एक ऑर्गेनिज्म के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना है, जिनके कौन कौन से ऑर्डर में किस क्रोमोसोम के ऊपर कौन कौन सा जीन लोकेटेड है। क्रोमोसोम नंबर 1 पे ए लोकस पे कौन सा ट्रेट को कोड करता हुआ जीन है, बी लोकस पे कौन से ट्रेट को कोड करता हुआ जीन है, वैसे क्रोमोसोम 2 पे अलग अलग लोकसेस पे कौन कौन से ट्रेट्स को कोड करने वाले जीन हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग। और जब जीनोम सीक्वेंसिंग करके फिर उसको कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू इस्तेमाल किया जाए रिलेटिव लोकेशंस को समझने के लिए, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे कोई जीन कहाँ लोकेटेड है। अगर एक ये मैं क्रोमोसोम ले लूँ तो उस पर कौन से नंबर पे लोकेटेड है, 15th पोजीशन पे, 14th पोजीशन पे कौन सा जीन कहाँ पे लोकेटेड है, इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जीन मैपिंग। यहाँ पे नक्शा बनाया जा रहा है ना जीन का, इसीलिए जीन मैपिंग। एंड लेमैन्स लैंग्वेज में रफली इतना ही समझा सकते हैं। रादर फॉर मोर यू कैन go through the NCERT biology of class 10th. You will find things there only. 16th question, ये 9th 10th के लिए कंडक्ट किए गए एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन, उसमें 8 क्वेश्चंस थे और ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। देखते हैं इसको। स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट इज, तो ब्रायोफाइट्स हमको पता होता है वो ग्रीन प्लांट्स हैं, लेकिन ये नॉन फ्लावरिंग ग्रीन प्लांट्स होंगे, है ना, इनके फूल नहीं आते हैं। फाइन, तो नॉन फ्लावरिंग ग्रीन प्लांट्स जैसे कि मॉसेस, लिवरवर्ट्स एट्सेट्रा, तो उनके अंदर जो स्पोर मदर सेल होती है, मदर सेल जो होती है स्पोर की, वो क्या है? हैप्लॉइड है, एन है, डिप्लॉइड है, 2n है, ट्रिप्लॉइड है, 3n है।
तो N2N और 3N से आप समझ रहे होंगे ना कि क्रोमोसोम्स की एक पेयर है कि दो पेयर है कि तीन पेयर है। तो इसका सही आंसर है कि स्पोर मदर सेल ना डिप्लॉयड होती है 2N, और फिर इनके जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं, और इनका जो प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन डिवीजन का। इनका डिवीजन का प्रोसेस रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होती है इनके अंदर। तो स्पोर मदर सेल दो डॉटर सेल में जिनके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट होंगे वैसे फॉर्म करेंगी और ख़ुद वो डिप्लॉयड होती हैं। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ये 11th 12th वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। बाकी के 8 क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे, इनको भी इसी वीडियो में फिनिश कर लेते हैं, फिर हमारे जनरल स्टडीज़ के साइंस के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। टीआरई में पूछे गए सारे के सारे। द क्वेश्चन सेज एन आइसोट्रोपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडेला प्रोड्यूसेस लाइट फ्लक्स इक्वल टू। तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी और फ्लक्स से है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, लाइट का। तो वो क्या है कि 2 कैंडेला की लाइट आ रही है ना, तो 2 कैंडेला के लिए हमारा फॉर्मूला होता है इसमें 4πL, जितना भी ल्यूमिन होगा लाइट। तो दे आर आस्किंग कि आइसोट्रोपिक सोर्स है 2 कैंडेला का, ठीक है, दैट इज़ 2L एंड दैट प्रोड्यूसेस लाइट फ्लक्स। तो कितना लाइट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो हम इस फॉर्मूले में 2 डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने कि 2 कैंडेला का ही लाइट सोर्स है, ठीक है, जो आइसोट्रोपिक सोर्स है वो। तो L की जगह हमने यहाँ पे 2L डाला एंड वी हैव 4 to 8 pi L। सो द आंसर विल बी 8 pi lumen, 2 candela. We putting this into the formula and we got 8 pi L. If you knew this chapter, if you had read about it, तो आप ये कर सकते हैं, वरना ये न्यूमेरिकल नहीं बनता। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई आइडिया नहीं होगा इस फॉर्मूले के बारे में, और वहाँ पे बैठ कर डिराइव भी नहीं कर सकते। 11th 12th की साइंस के साथ दिस इज बेसिक। इफ़ यू हैव रेड इट, यू नो द प्रोसेस, यू नो द फॉर्मूलाज, एंड अगर कोई टॉपिक है, कोई प्रोसेस या फिनोमेना है तो उसकी डिटेल्स नहीं पता है तो नहीं हो सकता क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस गेस करके नहीं बन सकते 11th 12th वाले, एटलीस्ट साइंस के। 10th क्वेश्चन और द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस साइंस वाला 11th 12th, द स्प्रे बॉटल यूज्ड एज विंडो और हाउस होल्ड क्लीनर और परफ्यूम स्प्रेयर वर्क ऑन। तो जिनसे हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं या घर की सफाई करते हैं, वो स्प्रे बॉटल्स किस प्रिंसिपल वर्क करते हैं। ऑप्शन ए है कैपिलरी एक्शन, बी है बर्नौलीज प्रिंसिपल, सी है पास्कल लॉ, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, एनी नन ऑफ द अबव। तो कैपिलरी एक्शन तो आपको पता ही होगा कि जब किसी ग्रेडियंट के थ्रू पानी जो है पतली सी कैपिलरी से लोअर सरफेस से ऊपर के सरफेस पे जाए, मतलब अपने डेंस सरफेस से लेस डेंस की तरफ जाए, स्पेशली अपवर्ड मूव करे, उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है। तो जहाँ पे भी स्प्रे किया जा रहा है, हियर देर इज़ प्रेशर इन्वॉल्व्ड, देर इज प्रेशर इन्वॉल्व, देर इज स्पीड इन्वॉल्व्ड। तो जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है ना, वो इसके लिए सही जवाब होगा, क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल जो कि डेविड बर्नौली ने दी थी, वो यही कहती है कि एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस द प्रेशर विद इन द फ्लूइड डिक्रीजेस। तो जब स्प्रे करते हैं हम किसी भी लिक्विड को, तो उसके अंदर जो फ्लूइड आ रहा है उसका प्रेशर बहुत बढ़ा रहता है। हम ऊपर से उसको प्रेस करते हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर डाल रहे होते हैं, एंड द मोमेंट वी रिलीज इट, जो अंदर नीचे प्रेशर बिल्ड हुआ है वो तेज़ स्पीड से बाहर निकलता है। तो उस फ्लूइड का प्रेशर कम वैसे ही होगा जब उसके अंदर जो फ्लूइड मूव कर रही है ट्यूब के अंदर, वो फास्ट गति में मूव करेगी, और इसी फास्ट गति में मूव करने की प्रोसेस में वो स्प्रे हो जाती है अंदर से जो फ्लूइड आती है बॉटल के अंदर से। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। कैपिलरी एक्शन तो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बर्नौली प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद स्प्रे एक्शन। द अदर क्वेश्चन इज ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लेड कार्बोनेट। यहाँ पे लेड कार्बोनेट पूछ रहा है। ऑप्शन ए है वाइट लेड, बी रेड लेड, सी लेताज,
डी मोर देन वन एंड ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है वाइट लेड, क्योंकि वाइट लेड जो ही है वो उसको ट्रीट किया जाता है मतलब बेसिक लेड को ट्रीट किया, लेड कार्बोनेट को ट्रीट किया जाता है वाइट लेड के नाम से। रेड लेड जो है ये ऑक्साइड है, लेड का एक ऑक्साइड है, ये लेड कार्बोनेट नहीं है। ये लोग क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि इट इज़ PbCO3। अब उसके साथ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, उसके अलग अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, जिस भी प्रोपोर्शन को इसमें डिस्कस किया जाए। बट इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोनेट कौन सा है लेड का, कॉमन नेम क्या है उसका। तो कॉमन नेम या जो ट्रेडिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो वाइट लेड है। लिथार्ज जो है वो भी लेड मोनोऑक्साइड है, ये भी लेड मोनोऑक्साइड है। तो ये सब जो है लेड ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। और पूछ रहा है क्वेश्चन कि लेड कार्बोनेट कौन है, ठीक है, इसलिए दिस वाइट लेड इज करेक्ट। द अदर क्वेश्चन इज which of the following elements has the largest atomic radius? सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका है इनमें से? ए लिथियम, बी बेरिलियम, सी बोरोन, डी नन ऑफ द मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। अब देखिए लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और बोरोन का है 5। तो ऐसे तो एक बार को लगेगा कि 5 है बोरोन, ज़्यादा एटम्स हैं इसमें तो ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा। लेकिन हमने पीरियोडिक टेबल अगर ध्यान से पढ़ा हो और पीरियोडिज्म पढ़ा हो, पीरियड्स को पढ़ा होगा, तो वी सी के सेकेंड पीरियड के अंदर ना एज वी मूव टुवर्ड्स द राइट द रेडियस स्टार्ट्स टू डिक्रीज, the radius of atomic of an element, the atomic structure of an element starts to decrease. And why does this happen? Let's look into the chemistry of it. तो ये अगर मेरा लिथियम एटम है, उसकी न्यूक्लियस और उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स के शेल, हमने पढ़े हैं ना कि ये न्यूक्लियस है, ये जहाँ पे मैंने Li लिखा हुआ है, और ये है फर्स्ट शेल, ये S वाला शेल। अब क्योंकि लिथियम के अंदर 3 एटम्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माफ़ करिएगा, तो फर्स्ट शेल में तो हमें पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसका, क्योंकि ये शेल्स के नाम होते हैं S, P, D, F। ये ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं ना, SP और S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिटल्स में अरेंज होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, ये हमें पता है। तो अभी देखते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे प्लेस्ड होंगे अंदर, इसका अगर हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो S वाले शेल में, इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेगेटिव चार्ज्ड, और उसके बाद जो P वाला शेल है, ये P शेल, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो टोटल 3 ऐसे आ गए। अब आउटर मोस्ट शेल जो P शेल है, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम या बोरोन का केस ले लेते हैं, लेट्स टेक बोरोन। तो बोरोन ये है उसका न्यूक्लियस, और उसके बाद ये रहा फर्स्ट शेल। इसके अंदर भी 2 ही डाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस ही नहीं होता है फर्स्ट शेल के अंदर। सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। P में और D में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, S में 2 ही कर सकते हैं, ये तो पता ही है बेसिक्स। तो अब क्योंकि इसके 5 है इसके एटॉमिक नंबर, तो बाहर वाले शेल में, P शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ना हियर वेयर इन लिथियम आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और बेरिलियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, और सेंटर पे जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। देन द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज, वी ऑल नो दिस, एंड हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चार्ज मोर विल बी द अट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा संख्या में बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हैं बोरोन के केस में, और लिथियम में सिर्फ 1 ही है, तो वी ऑलवेज नो कि 3 तो बड़ा ही है 1 से, इसलिए ज़्यादा तेज़ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बोरोन के केस में वर्क कर रहे हैं। क्योंकि बोरोन के केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में वर्क कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल साइज़ है ना वो श्रिंक हो जाता है। बाहर से अंदर की तरफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में बोरोन का एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्शन की वजह से स्मॉलर दिखेगा, उसका रेडियस कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम जिसका रेडियस ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अट्रैक्शन के फोर्सेस बहुत वीक हैं, ठीक है, वीक अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं, तो रेडियस छोटा नहीं हो पा रहा है।
दिस इज़ द साइंस और केमिस्ट्री बिहाइंड इट। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस जो है वो लिथियम का रहेगा, ऑल्दो ये इन सब से एटॉमिक नंबर में छोटा है। सिर्फ 3 एटम्स हैं इसके अंदर, बोरोन के अंदर 5 है, फिर भी छोटा है क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर लेस हियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the phenomena of photoperiodism in plant was discovered by. Now this you either knew or you would not know. अगर आपने photoperiodism पढ़ी है तो आपको पता होगा। ऑप्शन ए है गार्नर अलार्ड, बी स्टेवर्ड एंड सैलिसबरी, सी थिमन एंड स्कूग एंड डी नन ऑफ द अबव, ई मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये ना गार्नर अलार्ड ने फोटोपीरियडिज्म को डिस्कवर किया था। टबेको प्लांट को स्टडी किया था इन्होंने, तंबाकू का पौधा, ठीक है। उसमें इन्होंने देखा कि फोटोपीरियडिज्म होता क्या है, जो रिलेटिव डे लेंथ ऑफ डे एंड नाइट है कि किस सीज़न में या किसी समय पे कभी डे की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, कभी नाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। किन्हीं किन्हीं लोकेशंस पे डे बड़ी लंबी होगी, नाइट लंबी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑन द ग्लोब। तो उन लोकेशंस में, उन फोटो पीरियड्स में, उन लाइट एक्सपोजर के पीरियड में प्लांट्स जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, ये पढ़ा था इन्होंने। तो इन्होंने पाया कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। मतलब ऐसे पौधे जो कि फूल देंगे, फ्लावर देंगे तब जब उनको स्मॉलर एक्सपोजर टू सनलाइट मिलेगा, द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट इज स्मॉलर। इनको ज़्यादा देर रोशनी नहीं चाहिए, दे नीड लेसर सनलाइट, ठीक है। दे नीड लेसर सनलाइट, दे नीड लेसर एक्सपोजर टू फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? पैकेट ऑफ लाइट ना, बंडल्स ऑफ लाइट। तो इनको फोटो पीरियड इनका छोटा है, मतलब इनको ज़्यादा नहीं चाहिए रोशनी, ये थोड़ी देर की रोशनी में फ्लावर करते हैं। इनका नेचर ऐसा है। कुछ ऐसे प्लांट्स डिस्कवर किए गए। और फिर दूसरे आए लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा देर की सनलाइट इनको चाहिए होती है, सो दे नीड सनलाइट प्रेजेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, आई एम मेसिंग इट ऑल अराउंड। तभी जाकर के वो फ्लावर्स अपने हिसाब से फ्लावर करेंगे। तो उनमें से कुछ शॉर्ट डे और कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स के नाम मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ कि जो सनफ्लावर है वो शॉर्ट डे प्लांट है, राइस और तंबाकू ये सब शॉर्ट डे प्लांट हैं, ठीक है। और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर हमारा स्पिनिच आ जाता है, रेडिश। स्पिनिच और रेडिश जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है। दे नीड अ लार्जर डे, दे नीड अ लॉन्गर एक्सपोजर टू द सनलाइट। ये उन सिचुएशंस में फ्लरिश करेंगी जब ज़्यादा देर तक धूप होगी, ठीक है। एंड द डिस्कवरर वाज ऑफ दिस फिनोमेना वाज गार्नर एंड अलार्ड। के पौधे जो हैं वो धूप के प्रेजेंस, उनकी धूप के प्रेजेंस के पीरियड से उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है, उनकी मैच्योरिटी और डेवलपमेंट डिपेंड करता है। उनके अंदर की इस फिनोमेना को फोटो पीरियडिज्म बोला उन्होंने। अगला सवाल है साइलेंट वैली ऑफ केरला से। तो ये केरला में है साइलेंट वैली। ये प्रिजर्व क्यों की गई है? इज प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑप्शन ए इज इट कंटेन्स वेरी रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बी द सॉइल इज रिच इन मिनरल, सी द एरिया ऑफ लैंड were used extensively for agriculture purposes, and D more than one of the above, E none of the above। अगर आपने साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा है तो ज़्यादातर क्या होता है, जहाँ पे नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ की स्पीशीज़ इतनी रेयर होती हैं, इतनी स्पेशल और यूनिक होती हैं कि उनको कंजर्व करने की ज़रूरत होती है ताकि वो विलुप्त ना हो जाए, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट ना हो जाए। फ्रीक्वेंट ह्यूमन इंटरेक्शन या फ्रीक्वेंट ह्यूमन प्रेजेंस से या डिस्टर्बेंसेस से या दूसरे अदर फैक्टर्स से, इसलिए उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो रीज़न यही है कि बहुत रेयर स्पीशीज़ और प्लांट्स और एनिमल हैं साइलेंट वैली में, इसलिए उसको कंजर्व करके रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इन मैमल द डायफ्राम इज ए आर्च्ड, बी फ्लैटेंड, सी लोवर्ड, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा है, ये हमारे पैर ऑफ लंग्स हो गए, ये ट्रैक किया है, और यहाँ ये डायफ्राम होती है, ठीक है, कार्टिलेजिनस होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। तो ये जो डायफ्राम है इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, कभी ये फ्लैट रहता है, कभी ये आर्च्ड रहता है।
तो जब ये फ्लैट रहेगा और लोअर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, इसकी दो पोजिशंस होंगी। लेट मी जस्ट टेल यू कि जब ये इस तरह से आर्च्ड रहता है, ठीक है, और एक ये होगा फ्लैटेंड एंड लोअर्ड। जब ये फ्लैटेंड और लोअर रहेगा तो देयर इज मोर रूम, the thoracic cavity size increases, and when it is arched, the size of the thoracic cavity reduces. इसको देख करके समझ में आ रहा है कि जब वो रिलैक्स्ड पोजीशन में है तो क्योंकि इसका साइज बड़ा है इस thoracic cavity का, मोर एयर कैन कम इनसाइड, ज़्यादा हवा अंदर आएगी, ठीक है, और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा हवा से मीट की जा सकती है ना। बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू रिसीव मोर एंड मोर रिसोर्सेज, चाहे वो फूड रिसोर्स हो या एयर, ऑक्सीजन, कुछ भी हो। सो लंग्स जो है वो एक्सपैंड करने के लिए डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा लोअर भी हो जाता है, नीचे भी आ जाता है, और थोड़ा सा फ्लैटन भी हो जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इनहेल करता है इंसान, नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, नॉर्मल स्टेट होता है। फिर जब उसको एक्सहेल करना रहता है तो ये इस तरह से आर्च हो जाता है। इसको कहते हैं रिलैक्स्ड स्टेट, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ठीक है। तो जब रिलैक्स हो जाता है डायफ्राम, इस टाइम पे थोड़ा सा कैविटी का साइज छोटा हो गया कंपेयर टू दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्क्वीज दैट इट गोज थ्रू, द एयर इज और ऑक्सीजन इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द ट्रैकिया, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है ये होती है डायफ्राम के मूवमेंट से बेस्ड। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में डायफ्राम क्या होता है, अगर हम पूरा का पूरा नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रोसेस देखें तो वो आर्च भी होता है, वो फ्लैटन भी होता है, वो लोअर भी होता है, वो सब कुछ होता है थोड़ा देर के लिए, है कि नहीं। अभी हमने इस पूरे प्रोसेस को पढ़ा, इंस्पिरेशन में कुछ, एक्सपिरेशन में कुछ। तो इसलिए क्योंकि तीनों ही प्रोसेसेस होते हैं, इनहेलिंग के टाइम पे आर्च होगा, एक्सहेलिंग के टाइम पे लोअर और फ्लैट होगा, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बीपीएससी ने अपने सेकंड प्रोविजनल की में डी को सही जवाब माना है, ठीक है। आते हैं आगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप associated with the immunity of body is, it is again a repeated question, बीपीएससी ने कई बार पूछा है, no rocket science. Option A platelets, B lymphocytes, C RBCs, D more than one and E none of the above. तो सही आंसर है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमें इम्यूनिटी देते हैं, ये बोन मैरोज के अंदर बनते हैं और बोन मैरो के अलावा थाइमस में बनते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। और इनकी वजह से हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ही तो वॉरियर हैं, द फाइटर सेल्स दैट defeat any pathogen, that attack the pathogen and kill it, any which pathogen comes into our body. तो वाइट ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट में लिम्फोसाइट्स काम करते हैं और यही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मेजरली यही रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस में। सो इस तरह हमने सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं जो भी बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में साइंस के अंदर पूछे गए थे, सारे ही क्वेश्चंस डन हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू, and if you liked it please consider liking this और सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को मदद मिले और उनके काम आए। and this was it for today's video. Thanks.